आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अमोनिया के बारे में। हम लोग ग्रुप जो 15th हाउस के कंपाउंड को देख रहे थे उसमें डाई नाइट्रोजन को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आज अमोनिया को स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद से नाइट्रिक एसिड आएगा और कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आता है जिसमें उसके ऑक्साइड्स होंगे, है ना, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। फिर उसमें फॉस्फोरस के जो कंपाउंड होंगे उसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ साइड हेडिंग बना लेता हूँ अमोनिया। देखिए अमोनिया ना एक गैस होता है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है, इसमें पंजेंट ओडर होता है और ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में कैसे ये बेसिक नेचर को शो करेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए इसका एमएफ मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग इसमें NH3 यूज करते हैं और इसमें नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे देखिए तो VACPR थियरी का हेल्प लेना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दीजिए, इसमें 3 हाइड्रोजन इससे अटैच होगा और इसके ऊपर में 2 लोन पेयर है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड चेक करें तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 3 हो जाएगा और लोन पेयर इसके अंदर में 1 हो जाएगा। इसको सम करिए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 4 और जिसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए ना, वैसे केस में हम लोग बता देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलने वाला है, sp3 होने वाला है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने वाला है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिया जाएगा, sp3 ले लिया जाएगा, है ना। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। इसमें आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू VACPR थियरी लगाते। देखिए VACPR थियरी क्यों, क्योंकि VACPR थियरी के हेल्प से ही किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे VACPR थियरी को अप्लाई किया देखिए तो जितने सिग्मा बॉन्ड है ना वही बॉन्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ से आपके पास BP हो जाएगा 3, लोन पेयर हो जाएगा 1 और हाइब्रिडाइजेशन जो मॉलिक्यूल का मिल रहा है ये sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा केस बनता है ना तो VACPR का जो टेबल होता है उसमें आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इसको केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी बताया होगा, तो आप वहां से चेक करेंगे VACPR में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3, तो मॉलिक्यूल का जो शेप बनेगा ना ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनने वाला है। देखिए तो इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हम बोलेंगे, मॉलिक्यूल का ये शेप बनेगा। देखिए जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बन गया तो ऐसे केस में जो बॉन्ड एंगल होता है ना, देखिए बॉन्ड एंगल लेना पड़ेगा 120 डिग्री, ठीक ना। तो ये अमोनिया के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। इसको हमने बॉन्ड एंगल जब सिखा रहा होगा ना आप लोग को, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखाया होगा। बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे कैसे चेंज होता है, इसको जरूर बताया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, अब इसमें मेनली हम लोग को सीखना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से मेथड है जिससे हम लोग अमोनिया को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मेनली इसमें आपको 2 तरह का मेथड पढ़ना है, एक है लेबोरेटरी मेथड और एक है इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे लैब मेथड को ही देखेंगे। तो मैं जनरल साइड हेडिंग बना लेता हूं, देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सीखिए सबसे पहले लेबोरेटरी मेथड कैसे होगा ये, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहला ही है, NCERT में ये सारे चीज को काफी अच्छा से डिस्कस किया हुआ है। देखिए आप देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना NCERT के एवरी पॉइंट्स को अच्छा से पढ़ जाइए, ठीक है। बहुत आपको NCERT ही सफिशिएंट है आपको ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। देखिए इसको आप स्ट्रांगली हीट करिए, ये है हम लोग का अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3 को हम लोग बोलेंगे अमोनियम कार्बोनेट। अगर इसको स्ट्रांगली हीट किया जाए ना तो देखो बाबू एकदम सिंपल है, ये NH4 जो है NH3 में चेंज करेगा और जब भी हम लोग CO3 को हीट करते हैं ना, देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, अगर आप समझना चाहेंगे CO3 एक आयन है, एक रेडिकल है, तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे ना इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो जब इसको हीट करेंगे तो ये CO2 में चेंज होगा और एक एक्टिव ऑक्सीजन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये वाला जो एक्टिव ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, यही यहां से हाइड्रोजन को निकाल के क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहां से तो एक NH3 बन गया क्योंकि NH4 से एक H हटा तो NH3
और यहाँ का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये मिलके वाटर बनाने वाला है यहाँ पे, और बाकी जो CO3 CO2 में चेंज किया था ये एक CO2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना, देखिए बैलेंस करना होगा तो आपको यहाँ पे 2 तो यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 2 है। इतना करने से देखिए सारा बैलेंस हो गया, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला देखिए लैब मेथड है, इसको लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं। तो केमिस्ट्री लैब में अमोनियम डाइक्रोमेट्स अमोनियम कार्बोनेट से बना सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड है। दूसरा देखिए अगर हम क्या करें यहाँ पे NH4Cl को लेके चले, NH4Cl क्या है बताइए, अमोनियम क्लोराइड है। इसका रिएक्शन करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH का होल ट्वाइस। देखिए इसमें भी हीट करना होता है, टेम्परेचर देना होता है, इसमें भी सिंपल रिएक्शन है। NH4 अमोनियम पूरा प्लस होगा, क्लोरीन माइनस होगा, कैल्शियम प्लस होगा, OH माइनस होगा। तो देखिए आसान सा रिएक्शन है, कैल्शियम के ऊपर डुअल प्लस होता है, डबल प्लस होता है। कैल्शियम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। अब इधर का OH जो है इसके हाइड्रोजन को लेके वाटर सप्लाई कर देगा, और NH4 से जब एक H हट गया तो NH3 बचा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा NH3 अमोनिया बन गया, फिर कैल्शियम क्लोराइड बनेंगे, फिर उसके बाद से वाटर बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है। देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड खुद से सोच के बैलेंस करिए। तो इसमें क्या करिए, ये साइड में 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे तो 2 करना ही पड़ेगा। तो जब यहाँ 2 आ गया तो इधर नाइट्रोजन को भी आपको 2 करना पड़ेगा, तो इसके आगे भी 2 यूज कर लीजिए। ठीक है, इतना करने से तो बैलेंस हो जाना चाहिए। देखिए और फिर देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 2 10 हुआ ना, और यहाँ पे 6 हो गया तो यहाँ 2 रख लीजिए, हाइड्रोजन पूरा का पूरा 10 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे आपको केमिकल मेथड्स पढ़ने हैं ना, जिसके हेल्प से आप इजिली बना लीजिएगा, है ना। अगर हम क्या करें, देखिए यहाँ पे लेके चले अमोनियम सल्फेट को, एक और मेथड बता देते हैं। देखिए ये अमोनियम सल्फेट है और इसका रिएक्शन करा देते हैं। देखिए मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली के साथ में सॉरी, देखिए एक अल्कली के साथ में इसका रिएक्शन करा देते हैं। इस अल्कली के साथ में इसको हीट करिए। ठीक है, देखिए क्या बनने वाला है। सबसे पहले समझिए NH4 प्लस होगा, SO4 माइनस होगा, सोडियम प्लस होगा, OH माइनस होगा। तो ये SO4 सोडियम के साथ में रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बनाएगा, और ये जो यहाँ एक OH दिखाई दे रहा है यहाँ से H को लेगा और H को लेके वाटर सप्लाई करेगा। तो देखिए क्या क्या बनने वाला है। सबसे पहले बन गया Na2SO4, Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलेंगे। फिर उसके बाद से जो OH है H के साथ में रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, और बाकी जितना भी बचा सब NH3 बनाएंगे। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम लोग को 2 लेना पड़ेगा। तो बाकी देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर में कितना है, 10 है। तो देखिए यहाँ 6 हुआ तो इसके आगे भी 2 करेंगे, बैलेंस हो गया ना। तो एकदम आसान मेथड है। देखिए अमोनिया बनाने के लिए आपको अमोनियम का सॉल्ट लेना ही पड़ेगा लैब मेथड में, है ना। तो लेबोरेटरी प्रोसेस में हम लोग को हमेशा अमोनियम के कंपाउंड से ही अमोनिया बनेगा। ये 3 रिएक्शन है, इसको लैब मेथड बोलते हैं, लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं। इसको दिमाग में रखेंगे। कई बार इन रिएक्शंस को पूछा गया है, क्लास 12th में भी पूछा गया है, और नीट और जेईई में तो इस तरह के यहां से रिएक्शन से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना। दूसरा जो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और इसको हम लोग बोला करते हैं हैबर्ट्स प्रोसेस। देखिए हैबर एक साइंटिस्ट का नेम है, और इस प्रोसेस में अमोनिया कैसे बनाएंगे इसको सीख लीजिए। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस में बाबू हम लोग को करना होता है कि डाई हाइड्रोजन को लेके चलना पड़ेगा, और इसको रिएक्शन करानी है डाई नाइट्रोजन से। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। टेम्परेचर रखना है आपको 723 केल्विन के अप्रॉक्स में, और प्रेशर आप 200 atm या 200 बार यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशंस में देखिए होगा क्या, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन अपना बैलेंस से 3 शो करेगा, और यहाँ पे क्रिएट करता है 2NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस को काफी फास्ट कराने के लिए यहाँ पे 2 हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे। मींस एक कैटलिस्ट है और एक प्रोमोटर है। एक आयरन होगा, एक मोलिब्लेडनम होगा। देखिए आयरन का काम क्या है, ये रिएक्शन के रेट को एक्टिवेट करेगा, जबकि मोलिब्लेडनम क्या करेगा, आयरन को एक्टिवेट करेगा, है ना। प्रोमोटर्स का क्या काम होता है, कैटलिस्ट को रिएक्टिव बनाना, उसको एक्टिवेट करना, और कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि वो रिएक्टेंट को क्या करे बताइए, एक्टिवेट कर दे, है ना। बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे हम लोग क्या यूज कर देंगे, 3 यूज कर देंगे,
पूरा प्रोसेस बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से जो मेन क्वेश्चन बनता है ना कि कौन कौन से फैक्टर है जो हैबर प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। एक चीज इसमें और ध्यान में रखेंगे कि इतना ज्यादा जब टेम्परेचर दे रहे हैं ना तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसमें टेम्परेचर भी बाहर निकलने वाला है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या बनेगा बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। आप देखते हैं यहां से देखिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अमोनिया के मैक्सिमम इल्ड को, मैक्सिमम फॉर्मेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, उसको सीखते हैं। देखिए ठीक है, तो मैं ऐसा साइड हेडिंग बना लेता हूं, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या मैक्सिमम इल्ड ऑफ अमोनिया भी बोल सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो अमोनिया के मैक्सिमम इल्ड या उसके फॉर्मेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला प्रोसेस हम लोग बना लेते हैं, या सबसे पहला जो इफेक्ट है वो कंसंट्रेशन को लेके चलते हैं। देखिए कि कंसंट्रेशन कैसे घटा सकता है या कैसे बढ़ा सकता है, इसको सीखिए। तो देखिए इसके लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा ली कैटलियर का प्रिंसिपल, है ना। अब ली कैटलियर का प्रिंसिपल क्या है, क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको हम लोग सीखे हुए थे। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो अगर इक्विलिब्रियम में है और आपने उसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को अगर आपने चेंज कर दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर जाने से जो आपने चेंजिंग किया है उसका इफेक्ट कम हो, है ना। मतलब समझिए अगर आपने मान लीजिए कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन को फेवर करेगी जिधर जाने से क्या होगा बताइए, कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। मतलब सिंपल समझिए, कोई भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है ना, सारे मॉलिक्यूल स्टेबल फॉर्म में रहना चाहते हैं, स्टेबल फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, प्रेशर को बढ़ा देंगे तो इनकी स्टेबिलिटी तो खत्म हो जाएगी, ये सारे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। तो फिर ये उस डायरेक्शन को फेवर करेंगे ना जिधर जाने से इनकी स्टेबिलिटी क्या हो, फिर से मिल जाए। ठीक है, यही ली कैटलियर का प्रिंसिपल बताता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं इस पूरे प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। देखिए एक तरफ में मैं यू लिख देता हूं, एक तरफ में रिएक्शन लिख देते हैं और एक तरफ में इसके डायरेक्शंस क्या होने वाले हैं इसको सीख लीजिए। देखिए यू का मतलब जो आप यहाँ पे काम करेंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो करेंगे उसको हम लोग यू के अंदर में रखेंगे। रिएक्शन उसका उल्टा करेगा, उसका अपोज करेगा और फिर रिएक्शन जो करेगा ना उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड होगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो अमोनिया ज्यादा बनेगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो हाइड्रोजन और N2 ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हमेशा डायरेक्शन का डिसीजन कौन देगा बताइए, रिएक्शन से हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए पहला टर्म कंसंट्रेशन है, तो मान लीजिए अगर आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो रिएक्शन क्या करेगा, कंसंट्रेशन का अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है, उसको डिक्रीज करेगा। तो देखिए अगर रिएक्शन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाह रहा है तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये समझिए। तो देखिए आपने क्या किया, समझिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर जाने से ये कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो सीधा दिख रहा है कि रिएक्शन को कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी तो रिएक्टेंट कम होगा ना। तो यहां से देखिए कंसंट्रेशन को घटाने के लिए जो फेवरेबल डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना। इसका मतलब अगर आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को ज्यादा रखा तो NH3 ज्यादा बनने वाला है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ली कैटलियर प्रिंसिपल, है ना। एकदम सिंपल सी बात है, ली कैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन को हमेशा ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप क्या करें, इसका उल्टा कर दें, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें किसी मेथड से, इसमें से H2 और N2 को कुछ बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में रिएक्शन क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, रिएक्शन अपोज करेगा तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा और कंसंट्रेशन को जब बढ़ाएगा तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या बनेगी बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन बनेगी। समझिए इसमें ध्यान से। अब देखिए आपने इसको तो ऑलरेडी क्या किया, घटा दिया, इसको कम कर दिया, मतलब ये साइड ज्यादा होगा
तो क्या करेगा रिएक्शन बताइए, ये घटा हुआ को फिर बढ़ाना चाहेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए NH3 को H2 और N2 में टूटना पड़ेगा, रिवर्स आना पड़ेगा, ठीक है। और NH3 जब ब्रेक होगा तो अमोनिया तो ज्यादा नहीं बनेगा ना, अमोनिया का मैक्सिमम फॉर्मेशन नहीं होता है ना, तो इसलिए लो कंसेंट्रेशन इज नॉट फेवरेबल, है ना। फॉर द मैक्सिमम yield ऑफ अमोनिया ओनली द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज फेवरेबल इन हैबर प्रोसेस, है ना, इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है। देखिए बी नंबर स्टेप को समझ लेते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करने वाला है इसको जान लीजिए। तो देखिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपको क्या होगा, टेम्परेचर जो हीट होता है, अमाउंट ऑफ हीट होता है, वो हमेशा राइट साइड में मिलता है, प्रोडक्ट साइड में मिलता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं टेम्परेचर को इधर समझाता हूं, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेंगे आप लोग अच्छे से इसको कॉपी करिए, फिर इसको हम लोग बढ़िया से समझते हैं। देखिए टेम्परेचर में आप एक चीज दिमाग में रखेंगे, देखिए कि टेम्परेचर और जो हीट है ना, ये दोनों को लगभग हम लोग एक ही सोच के चलेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इसको समझ लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, देखिए तो टेम्परेचर बढ़ाने से हीट भी बढ़ने वाला है, एंथैल्पी में भी आपको चेंजिंग होने वाली है ना। तो देखिए कैसे होगा, यहां पे सीखिए। ये जो बी नंबर केस है इसको भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। देखिए एक तरफ में मैं इसको यू रख लेता हूं, एक तरफ में रिएक्शन क्या करने वाला है, और एक तरफ में उसकी डायरेक्शन क्या बनने वाली है, इसको जान लीजिए, ठीक है। देखिए ये 3 चीजें इसको भी समझ जाएंगे आप। देखिए इसमें एक चीज आप याद रखिए कि हमारे पास ऐसे देखो अब वो 3H2 प्लस N2 और ये चेंज कर रहा है, देखिए 2NH3 में। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, प्लस Q लिख रहा हूं। अब ये मत सोचेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहां से माइनस Q रिलीज हो जा रहा है ना। जो हीट रिलीज होता है वो प्रोडक्ट साइड में ही होता है। तो मैंने समझाने के लिए क्या किया, Q का मतलब क्या हो गया बताइए। Q का मतलब आप सोच के चलेंगे अमाउंट ऑफ हीट, तो हमने अमाउंट ऑफ हीट को प्रोडक्ट के साइड में रख लिया, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट साइड में हीट ज्यादा है और रिएक्टेंट के साइड में हीट क्या है, कम है, क्योंकि ये प्रोसेस ही क्या है बताइए, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इसको दिमाग में रखेंगे। तो देखिए U का मतलब अगर आपने क्या किया बताइए, टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया तो हीट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर से ही हीट डिसाइड होता है, तो हीट भी बढ़ने वाला है। तो रिएक्शन क्या करेगा बताइए, इसका अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब है कि रिएक्शन टेम्परेचर को भी घटाएगा तो हीट को भी घटाएगा, है ना। तो हीट को घटाने का उपाय क्या है, इधर अब हीट प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है ना, तो जब जिधर ज्यादा है उधर से कम में आएगा तभी तो हीट डिक्रीज होने वाला है ना। इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या बनेगा बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन बनेगा, और दिस इज नॉट फेवरेबल फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। ये कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन को अब यहां से क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, और जब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो जो बना हुआ अमोनिया है वो आपको H2 और N2 के फॉर्म में सीधे ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन, है ना। आगे देखते, देखिए दूसरा केस है इसी में कि अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर को घटा दिया, तो टेम्परेचर को घटाएंगे तो हीट भी घटेगा। तो ऐसे केस में रिएक्शन क्या डिसीजन लेगा बताइए, रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा तो हीट भी बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या उपाय है, अब हीट को बढ़ाना है ना, तो हीट बढ़ाने का उपाय क्या है, जिधर ज्यादा है उधर और ज्यादा कर दीजिए, हाई अमाउंट में आपको हीट हो जाएगा। तो ऐसे केस में रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन को फेवर करना पड़ेगा बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है आपको हाई अमाउंट में अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला ये बी नंबर था, अब हम लोग इसमें समझ लेते हैं सी नंबर केस। इसमें ले लेते हैं, देखो बाबू प्रेशर को, कैसे प्रेशर इफेक्ट करने वाला है इसको सीख लीजिए। देखिए इसके लिए आपको क्लास 11th आइडियल गैस इक्वेशन को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखो अब ये इक्वेशन है सदा PV = nRT, इसको बोला करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें समझिए अगर मैंने क्या किया, प्रेशर को यहां रखेंगे तो N और फिर RT डिवाइडेड बाई B को एक साथ कर लीजिए। RT डिवाइडेड बाई जो B है ना, एक तरह का ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि R भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। टेम्परेचर को अगर फिक्स कर देंगे तो ये भी कांस्टेंट है, और रिएक्शन को अगर एक सिंपल कंटेनर में कराइए तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये तीनों का तीनों टर्म पूरा का पूरा कांस्टेंट है
तो देखो बाबू, जब भी ये कांस्टेंट है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स हो गया। मैंने ये कौन से कंसेप्ट से लिखा, देखिए अगर आप फिजिक्स में ये पढ़े होंगे, एकदम आसान सा इक्वेशन होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है बताइए, एक्सेलरेशन का। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो इसको मैनेज करने के लिए जो बॉडी है उसका मास आ जाता है, ए मास आता है, ठीक है। तो देखिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो जब भी कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी का भी सिंबल आ सकता है, वाइस वर्सा प्रोसेस है ना। तो सेम मैंने ये कंसेप्ट से यहाँ पे लगाया कि अगर ये कांस्टेंट है तो जैसे इस कांस्टेंट को हम स्किप करेंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके हेल्प से कैसे डील करने वाले हैं इसको समझिए। अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, रिएक्शन की कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो सीखिए, देखिए इसमें दिमाग लगाइए। इसके लिए मैं रिएक्शन को एक बार और ऊपर लिख देता हूं, ये है 3H2 और प्लस में N2 है, और ये चेंज कर रहा है आपको 2NH3 के टर्म में चेंज कर रहा है। और इसमें ध्यान में रखेंगे कि रिएक्टेंट साइड का जो मोल्स है ये 4 है, और प्रोडक्ट साइड का जो मोल्स है ये आपको 2 मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप क्या करिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ यू कर लीजिए, एक तरफ से रिएक्शन का क्या होने वाला है, वहां पे क्या डिसीजन होने वाला है, और एक तरफ बना लेते हैं देखिए डायरेक्शन। इसमें देखते हैं कैसे क्या होने वाला है। देखिए अगर आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स का। तो रिएक्शन इसका अपोज करेगा, रिएक्शन अपोज करेगा तो मतलब क्या करेगा, प्रेशर को घटाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी घटेगा। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स घटाने का क्या उपाय है, प्रोडक्ट साइड में आपका 4 है, रिएक्टेंट साइड में कितना है 2 है, तो जिधर ज्यादा है उधर से किधर शिफ्ट हो जाना है, कम की ओर शिफ्ट हो जाना है। मतलब सिंपल समझिए, यहां से रिएक्शन का डायरेक्शन क्या मिलेगा, फॉरवर्ड। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, H2 और N2 किधर शिफ्ट होगा, NH3 की ओर शिफ्ट होगा। तो ये तो फेवरेबल कंडीशन हुआ ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया तो बनेगा, ठीक है। अगर आपने क्या किया, प्रेशर को कम कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होगा, तो रिएक्शन इसका अपोज करेगा, मतलब प्रेशर को बढ़ाएगा, नंबर ऑफ मोल्स को भी बढ़ाएगा। तो इसको बढ़ाने का उपाय क्या है, जिधर ज्यादा है उधर और ज्यादा हो जाए, मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन क्या बनने वाला बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाने वाली है ना। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना। तो यहां से देखिए आपको पूरा क्या कंक्लूजन निकल के आया, इसको एक शॉर्ट में समझ लीजिए। फॉर हैबर्ट्स प्रोसेस, देखिए हैबर प्रोसेस जब भी आप बात करेंगे तो हैबर प्रोसेस में मैक्सिमम अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि फॉर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मैक्सिमम फॉर्मेशन, इसको यील्ड वर्ड यूज करता है स्टैंडर्ड वर्ड्स केमिस्ट्री में। मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए क्या क्या केसेस है, देखिए सिंपल केसेस है। इसमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ आर आपको यहाँ पे ज्यादा रहने वाला है। अब सिंस देखिए ये रिएक्शन में टेम्परेचर कम है ना, तो जब टेम्परेचर कम है ना तो कैटलिस्ट का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, कैटलिस्ट का नीड होगा, क्योंकि जब लो टेम्परेचर फेवर कर रहा है ना तो बिना कैटलिस्ट का रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी टेम्परेचर कम होता है तो कैटलिस्ट आपको प्रेजेंट होगा ही, तो कैटलिस्ट का इसमें नीड होगा। कैटलिस्ट कौन कौन है बताइए, आयरन है, और इसमें प्रोमोटर्स कौन है बताइए, प्रोमोटर्स को हम लोग रख रहे हैं ताकि मोलिब्डेनम है, ये प्रोमोटर क्या करे, कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर सके, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, आयरन कैटलिस्ट है और एमो मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो ये अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रोसेस है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अमोनिया से जब क्वेश्चन बनेगा ना तो ये साइड से ली कैटलियर का प्रिंसिपल वाला से क्वेश्चन जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिए। अब हम लोग सीखते हैं, देखो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखिए आप खुद से उसको ध्यान में रख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था क्या क्या इसके कैरेक्टर है। केमिकल कैरेक्टर्स पे डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए सबसे पहला इसका ले लेते हैं बेसिक नेचर, ये आखिर कौन सा बेस है, तो देखिए बेसिक नेचर भी समझिए एकदम आसान है। इसके ऊपर लोन पेयर है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस बोल सकते हैं। लुईस बेस का यही कंसेप्ट था कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसके सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है,
इसके पास 2 लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का पूरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेनिंग बचा होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के वजह से ना ये बेसिक नेचर शो करता है। और ये कौन सा बेस है बताइए? लुईस बेस है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस का कंसेप्ट याद रखिए। बेस का कंसेप्ट है जो लोन पेयर को दे सके, लुईस बेस होता है, और जो लोन पेयर को ले सके वो एसिड होता है। इसलिए जितने पॉजिटिव हैं वो सारे एसिड्स के फॉर्म में आते हैं, लुईस एसिड होते हैं, और जितने भी नेगेटिव हैं सारे के सारे लुईस बेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए और सारे ये रिएक्शंस को करता है जिसकी वजह से इसको हम लोग बेस मानते हैं। अगर NH3 को हम लोग क्या करें ना, देखिए HCl के साथ में रिएक्शन करा दे, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रो एसिड के साथ में रिएक्शन कराए, तभी ये बेसिक रिएक्शन शो करने वाला। देखिए कैसे, NH3 के पास 2 लोन पेयर है, अगर मैं इसको HCl के अंदर में डाल दूं तो HCl तो एसिड है, तो जब HCl एक एसिड है तो एसिड हमेशा H+ का सप्लाई करता है। ठीक है, तो जैसे ही अपना H प्लस, इसके पास तो लोन पेयर है, देखिए अब ये H+ को ले लेगा, NH4 बना लेगा, और ये पूरा का पूरा मिलके मॉलिक्यूल आपको बनने वाले हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जब ये यहां पर H को ले रहा है तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी, याद करिए ये सब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हुए हैं, तो ब्रोंस्टेड जो लॉरी का कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से अगर कोई भी मॉलिक्यूल H+ को ले रहा है ना तो उसको बोलते हैं बेस, और जो H+ को दे रहा है उसको क्या बोलते हैं बताइए? एसिड बोलते हैं ना। इसके अलावा भी एक और कंसेप्ट है, उससे आप समझ लीजिए, अगर NH3 को वाटर के अंदर में डाल देंगे ना तो ये H+ और OH- बनाने वाला है। देखिए तो ये क्या करेगा, 2 लोन पेयर है ना, माइनस चार्ज है, ये H को अपने ओर ड्रा कर लेगा। ठीक है, तो अपनी ओर से भी ड्रा कर लिया तो देखो अब यहाँ पे ये क्या बनेगा समझिए, ये सीधे बनने वाला है आपको NH4 और इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये OH- को रिलीज करने वाला है। ठीक है, मतलब ये वाटर से OH- को रिलीज करा रहा है, तो इसको तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोल सकते ना, एक काफी वीक बेस है, बोरिक एसिड के जैसा। बोरिक एसिड भी क्या करता है, पानी से H को रिलीज कराता है, अमोनिया भी पानी से क्या कर रहा है, OH को दे रहा है बाहर। ठीक है, तो इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर में नहीं सोचेंगे, ये काफी एक वीक बेस होता है। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारा रिएक्शन है, अगर हम लोग क्या करें ना, इसका रिएक्शन हम लोग करा दे ZnSO4 जिंक सल्फेट के साथ करा दे, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको फॉर्म होने वाला है। देखिए कैसे, इसमें मैं ऐसे साइड हेडिंग बना के ही लिखता हूं, रिएक्शन विथ NH3 सॉरी रिएक्शन विथ ZnSO4 जिंक सल्फेट के साथ में इसका रिएक्शन कराते हैं। देखिए क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो NH3 है इसको पानी में डालना पड़ेगा। तो पानी में डालेंगे ना तो आपको मेनली ये बनने वाला है NH4+ बनेगा, OH बनेगा, फिर जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो NH4OH ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में होने वाला है। ठीक है, मतलब NH3 का जो एक्वस फॉर्म है ना उसको क्या बोल सकते हैं, NH4OH बोल सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। तो मेनली जो जिंक सल्फेट है, देखो बाबू ZnSO4 जो है ये इसी के साथ में रिएक्शन करता है, NH4OH के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाने वाला है। देखिए कैसे, Zn के ऊपर चार्ज प्लस होगा, SO4 के ऊपर चार्ज माइनस होगा, NH4 के ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, OH के ऊपर चार्ज माइनस होने वाला है। ठीक ना, तो यहां से OH रिएक्शन करेगा आपको Zn के साथ, और NH4 रिएक्शन कर जाएगा SO4 के साथ। तो देखिए क्या बनने वाला है, NH4 जब SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, अकॉर्डिंग टू बैलेंसी कंसेप्ट NH4 अमोनियम की बैलेंसी 1 होती है, SO4 की 2 होती है, तो SO4 का बैलेंस इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इसका बैलेंस इस पे शिफ्ट होगा। बिल्कुल इसको समझ रहे हैं। OH का रिएक्शन Zn से जब होगा तो ये जिंक का बैलेंस 2 होता है, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनाने वाला है, ZnOH का होल ट्वाइस है ना, और ये मिलेगा आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये कॉपर और सिल्वर क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करता है, जहां से कलर को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग बता सकते हैं अमोनिया प्रेजेंट है कि नहीं। तो टेस्ट भी होता है, अमोनिया के लिए 2 टेस्ट है, उसको देख लीजिए, इसको भी टेस्ट के अंदर भी आप सोच सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब इसको रिएक्शन कराएंगे, देखिए कॉपर सॉल्ट के साथ, और साथ ही साथ इसको सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर सॉल्ट के साथ में केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और क्या होता है यहाँ पे इसको सीखिए। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा इसमें नाइट्रिक एसिड
उसको देखते हैं। नाइट्रिक एसिड में केमिकल रिएक्शंस काफी बड़े बड़े आते हैं, ठीक ना। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है, उसको सीखेंगे लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो ये सी देख लेते हैं। देखिए सी एक्चुअल में ये टेस्ट है ना, कॉपर के साथ में रिएक्शन कराते हैं। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, रिएक्शन विथ कॉपर +2 आयन। देखिए कॉपर +2 सॉल्ट के साथ कैसा ये रिएक्शन शो करेगा। देखिए कॉपर प्लस का कलर ब्लू होता है ना, ब्लू कलर का होता है। देखिए यहां पे समझिए, अगर ये कॉपर +2 का रिएक्शन ना अगर हमने क्या किया 4 अमोनिया से करा दिया, तो देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाला है। मतलब आपको ऐसा कोऑर्डिनेशन बनेगा, यहाँ पे Cu और फिर NH3 का होल 4 और इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा +2 आएगा। अगर इसका नेम लिखना चाहे ना तो आप आराम से इसका नेम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने ये कोऑर्डिनेशन में बताया भी होगा और एंट्रेंस वालों बच्चों को तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाना अभी लास्ट में है, या आपने 12th में पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका नेम कर लीजिए। इसमें 4 अमाइन है तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा टेट्रा अमाइन, है ना। NH3 को ना अमाइन पढ़ा करते हैं, ठीक है। या आप उसको अमीनो भी बोल सकते हैं या अमाइन भी आप उसको लिखिए। तो टेट्रा अमाइन और कॉपर का नाम क्या होगा बताइए। इसमें आप कॉप्रियम पढ़ेंगे इसको, या क्यूप्रियम इसका नेम देंगे, क्योंकि प्लस होता है तो IUM को ज्वाइंट किया जाता है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताइए, 2 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूँ, ये X हो जाएगा। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर X लेंगे, NH3 न्यूट्रल फेज में ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 4 और इक्वल टू +2। तो ये सॉल्व करेंगे तो x + 2 = +2, x + 0 = +2, मतलब x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +2 ही आएगा। इसमें देखिए ये एक तरह का टेस्ट है, इसका कलर होता है ब्लू और इसका कलर हो जाएगा डीप ब्लू हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरह का टेस्ट है, अमोनिया को कंफर्म करता है। अगर अमोनिया को कॉपर आयन से रिएक्शन कराइए, अगर डीप ब्लू मिल गया तो कंफर्म है अमोनिया, है ना। मतलब अमोनिया इससे रिएक्शन करके डीप ब्लू कलर देगा, ठीक है। दूसरा स्टेप है, अगर देखो बाबू सिल्वर, देखो यहाँ पे सिल्वर प्लस का रिएक्शन अगर क्लोरीन माइनस से करा ले, इसको हम लोग D नंबर टॉपिक बना लेते हैं। देखिए रिएक्शन विद सिल्वर क्लोराइड करके समझते हैं। देखिए ये D नंबर है, ऐसा इसमें बना लेते हैं। देखिए रिएक्शन विथ AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड। देखिए ये व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए AgCl का अगर रिएक्शन देखो बाबू 2NH3 के साथ में करा दिया, 2 अमोनिया के साथ में करा दिया तो क्या होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए ये व्हाइट पीपीटी है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनेगा Ag और NH3 का होल ट्वाइस और एक क्लोरीन आपको बाहर में चला जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल कलरलेस हो जाएंगे, इसमें कोई भी आपको कलर नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसका नेम लिखना होगा तो अकॉर्डिंग टू आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका नेम लिख सकते हैं। 2 अमीनो है तो इसको लिखेंगे डाईअमाइन। और एक चीज ध्यान में रखेंगे, ये डी हम लोग स्मॉल यूज करते हैं ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग में। इस टी को स्मॉल भी रख सकते हैं, आप कैपिटल भी रख सकते हैं, तो ज्यादातर स्मॉल को फेवर किया जाता है। तो डाई इसमें क्या लिख दीजिए, डाई अमाइन या डाई अमीनो। और फिर सिल्वर है तो सिल्वर के लिए क्या लिखते थे आप, मतलब सिल्वर के लिए आप सिल्वर भी लिख सकते हैं या अर्जेंटिनम भी लिख सकते हैं, दोनों नेम इसका पॉसिबल होता है। तो मैं यहाँ पे सिल्वर ही लिख देता हूँ। देखिए सिल्वर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 1 आने वाला है, क्योंकि इसका तो 0 होगा और काउंटर आयन को सबसे लास्ट में लिख देना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या अर्जेंटिनम भी कर दीजिए, वो भी उसका नेम चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास NH3 के कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। यहाँ से आपको ये कलर का जो डिटेक्शन है ना, कलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। तो इसको दिमाग में रखिए, बढ़िया से इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। अमोनिया का यूजेस क्या है बताइए, बहुत सारा यूजेज है। जितने भी अमोनियम सॉल्ट बनाना है, फर्टिलाइजर्स बनाना है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो वहां पे अमोनिया का हम लोग यूज करते हैं। लैब में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से होते हैं। तो जितने सारे टेस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से होते हैं ना, उसमें अमोनिया को लेना ही पड़ता है, क्योंकि अमोनिया का रिएक्शन वाटर से करा करके ही हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है।